हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे आज की हमारी इस क्लास में करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 8th एंड 7th ऑफ मई। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं हम अपनी आज की क्लास का स्ट्रक्चर। ये स्टूडेंट्स हमारी एक न्यूज़ बेस्ड क्लास रहने वाली है। टोटल 5 न्यूज़ को हम लोग आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इन न्यूज़ के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे रिसेंटली जो एक तरह से एक एक्विजिशन लगाई रशिया ने ऑन यूक्रेन की, यूक्रेन ने रशियन प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने की कोशिश करी, इस ड्रोन अटैक की बात करेंगे। हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली पहुंचे मालदीव्स और वहां पर उन्होंने शुरुआत करवाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कोस्ट गार्ड एस्टैब्लिशमेंट फॉर मालदीव्स। ठीक है, इंडिया मालदीव्स के लिए बना रहा है। फोर्थ न्यूज होगी स्टूडेंट्स, रिसेंटली एससीओ में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इंडिया ने होस्ट करी गोवा में। और आज की लास्ट न्यूज होगी, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है लोगो, मैस्कट और टॉर्च, एंथम, ये सब लॉन्च किया है ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। आप सोचोगे कि 2023 में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब ये एक साल जो है चीज पीछे रह गई थी। इस साल ये होस्ट किया जाएगा इन 2023 फॉर 2022 इन यूपी। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट न्यूज पे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इस मैप में अगर आप देखो, इस मैप में आप देख सकते हो कि दुनिया में वो कौन सा एरिया है जहां पर मतलब इस मैप के हिसाब से प्रेस फ्रीडम नहीं है। मतलब ये जो बिल्कुल डार्क वाला एरिया हो गया, और आपको ये जो थोड़ा एक येलोइश टाइप एरिया दिखेगा, ये जो ब्लूइश टाइप एरिया दिखेगा, यहाँ मतलब ये बोला जा रहा है कि सिचुएशन काफी अच्छी है, यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है, प्रेस फ्रीडम है, यहाँ पर प्रेस को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये असल में हमको ये बताती है कि दुनिया भर में जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउसेज हैं, सिचुएशन उनके लिए कितनी ईजी है, कितनी फ्री है, मतलब कि वो अपने हिसाब से कितने अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसमें इंडिया का रैंक है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा नज़र देनी ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि होता है 3rd ऑफ मई को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 को रिलीज किया बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस बेस्ड जिसने इस इंडेक्स को रिलीज किया। अगर स्टूडेंट्स हम ध्यान दें इंडिया के रैंक के ऊपर, तो 180 कंट्रीज में से हमारा रैंक है 161st, जो कि ऑलमोस्ट 11 स्पॉट से गिर गया अगर हम पिछले रैंक से अपने आप को कंपेयर करें। स्कोर हमारा क्या बना वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो इस साल का। ठीक है, ये जो दिन है ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में अनाउंस किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें इस साल का जो थीम है, थीम क्या है, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो इस साल का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप परफॉर्मेंस कौन है, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। बॉटम परफॉर्मेंस कौन है, वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया। इंडिया की भी पोजीशन आप ऑलमोस्ट देखो तो बिल्कुल बॉटम में देखने को मिलेगी, क्योंकि 180 कंट्रीज में से 161 एक बहुत ही खराब रैंकिंग है। अगर हम थोड़ा नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, श्रीलंका का रैंक यहाँ 135 है, पिछले साल के मुकाबले काफी हद तक इंप्रूवमेंट है। पाकिस्तान अगर आप देखो तो हमारे मुकाबले यहाँ पर काफी अच्छे रैंक पे देखने को हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो इंडिया का जो रैंक है वो 11 पोजीशन से गिरा, टर्की का रैंक 16 पोजीशन से गिर गया। टर्की इस टाइम पे 165 स्पॉट पे आ चुका है, इंडिया से भी 4 स्पॉट यहाँ पर नीचे टर्की आ चुका है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में। 2016 में स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पर परफॉर्मेंस थी 133rd रैंक था हमारा, और उसके बाद लगातार जो हमारा रैंक है वो गिर रहा है। इसमें जो वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट है वो एक रीजन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मीडिया हाउसेज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के आप कह लो या तो बिल्कुल उनके तरफ की बात करेंगे, बिल्कुल उनके ऑपोजिट बात करेंगे। मतलब सिंपली अगर आप कह सकते हो कि जो मीडिया हाउसेज है ना, वो कई बार फेयर न्यूज दिखाने के बजाय एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये चीज आपने स्टूडेंट्स इंडिया में बिल्कुल देखी है, ऐसा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शन, जैसे कश्मीर में आपने देखा होगा कि इंटरनेट वगैरह पे कई बार रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जब आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा था तो वहां पर थोड़ा बहुत जो मीडिया पर्सनल्स हैं उनको उतना फ्रीली रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा था। उसके बाद जो बहुत बड़े जैसे ऑलिगार्क्स, मतलब जो बहुत अमीर लोग होते हैं और सरकार के साथ अच्छे कांटेक्ट में होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में अपना हिस्सा खरीद लेते हैं। सबसे रीसेंट एग्जांपल था जब एनडीटीवी को खरीद दिया गया। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इंडिया की जो परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी आप करो कह लो कि डाउन दिखाई गई। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको हर साल पब्लिश किया जा रहा है 2002 से, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा इसको रिलीज किया जा रहा है। इनके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये जो सारा
इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको समझ में लगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह आपको सारी यहाँ पर समझ में लग चुकी हैं। ये थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए कि हमारा इस साल का रैंक है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। पिछले साल 150th रैंक था। इंडिया की नेबरिंग कंट्री देखो तो भूटान 90, श्रीलंका 135, पाकिस्तान 150, अफगानिस्तान 152, बांग्लादेश 163। वो कौन सी कंट्रीज है जो हमसे आपको नीचे इंडेक्स में मिलेंगी? तो चाइना है, मेक्सिको है, ईरान है। ये पाकिस्तान गलत लिखा हुआ है, पाकिस्तान ही आना चाहिए। सीरिया, यमन, यूक्रेन, म्यांमार, इन सब का रैंक ही हमसे आपको डाउन मिलेगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस पूरे इंडेक्स को समझ पाए, इसकी सारी डिटेल्स वगैरह आपको समझ में आ गई। सेकेंड न्यूज क्या, अब रिसेंटली हुआ क्या, रशिया की कैपिटल जो है मॉस्को, बिल्कुल मॉस्को के बीचों बीच ना आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है क्रेमलिन। क्रेमलिन असल में आप कह सकते हैं जैसे इंडिया में है ना कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वो सब आपको दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह पे मिल जाएगा जहां से आप कह सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट काम करती है, उसको सेंट्रल विस्ता भी बुला लेते हैं। ऐसे ही रशिया में आपको बहुत सारे शहरों में मिलेगा क्रेमलिन, पर जो मॉस्को वाला क्रेमलिन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से रशिया की सरकार चलती है। अब हुआ क्या, मॉस्को में जो क्रेमलिन है वहां पर हुआ एक ड्रोन अटैक, और ये ऐसा ड्रोन अटैक नहीं था कि मतलब सब कुछ टूट गया बहुत बड़ा, मतलब आप देखो तो आपको पता लगे इतना बड़ा कोई अटैक था नहीं। हाँ बिल्कुल, जो मेन बिल्डिंग है वहां तक ये ड्रोन पहुंचा। इस ड्रोन से कुछ ऐसा लगा भी कि एक चीज कुछ फायर हुई जिससे थोड़ी बहुत यहाँ आग भी लग गई, पर इतना कोई बहुत डेंजरस अटैक ये था नहीं। और उस टाइम पे जो व्लादिमीर पुतिन है वो भी उस बिल्डिंग में नहीं थे, पर रशिया ने एक्यूज कर दिया कि ये अटैक हम पे यूक्रेन ने किया और अब हम भी रिटेलिएट करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं रशिया कह रहा है कि अब हम जेलेंस्की को टारगेट करेंगे। समझ लेते हैं इस न्यूज को। तो क्रेमलिन मतलब कि अब आपको समझ में आ गया होगा, क्रेमलिन मतलब जहां से रशिया की गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया कि 2 अप्रैल को यूक्रेन ने दो दो ड्रोन अटैक जो है लॉन्च किए। सॉरी 2 अप्रैल या मई आएगा, ठीक है, 2 मई। तो यूक्रेन ने 2 ड्रोन अटैक्स जो उनको लॉन्च किया, और इसका मेन मोटिव था कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको मार देना, ठीक है, उनको खत्म कर देना। ये मेन मोटिव था यूक्रेन का, ऐसा बोला है रशिया ने, ठीक है। पुतिन को तो कुछ नहीं हुआ, असल में तो पुतिन उस बिल्डिंग में भी नहीं थे, ठीक है, पुतिन तो को तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। पर अब रशिया ये बोल रहा है कि क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट की लाइफ को यहाँ पर रिस्क में डाला गया, अब हम सेम ही रिएक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि रशिया या तो यूक्रेन में बॉम्बिंग और बढ़ाए, या सीधे रशिया जो है जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की उनको डायरेक्ट टारगेट करे, ठीक है। अब ये रशिया ने एक तरह से बोल दिया कि अब हमारे पास ये राइट है कि हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात क्या है कि असल में ना 9 मई को रशिया में एक बहुत बड़ी विक्ट्री डे परेड है। ये लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 9 मई को, कि 1945 में इन्होंने नाजीज को हरा दिया था सोवियत से, ठीक है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इस अटैक का इम्पैक्ट पड़ेगा ये 9 मई की परेड पे, पर रशिया ने बोल दिया वो परेड बिल्कुल एज इट इज जैसे होनी थी बिल्कुल होगी, और वो क्रेमलिन के बिल्कुल बगल से ही निकल के जाती है, ये बिल्डिंग के बिल्कुल साथ से निकल के जाती है। तो उस परेड पे कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड न्यूज, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो पहुंचे मालदीव्स, और वहां पर एक कोस्ट गार्ड स्टेप, देखो मैं आपको बताता हूँ सिंपली हो क्या रहा है। इंडिया मालदीव्स के लिए एक ऐसा आप कह लो इस्टेब्लिशमेंट बना रहा है, एक ऐसा एक ऑलमोस्ट फैक्ट्री टाइप चीज बना रहा है, जहां पर मालदीव्स के जो कोस्ट गार्ड के शिप्स हैं उनकी रिपेयर वर्क मेंटेनेंस हो जाए, मालदीव्स को किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जी और उनके जो मालदीवियन काउंटर पार्ट थे, मतलब उस कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर, उनका नाम है मरिया दीदी, ठीक है। इन्होंने शुरुआत करवा दी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हार्बर। ये हार्बर बनाया जाएगा उनकी कोस्ट गार्ड के लिए, जिस जगह पे बनाया जा रहा है उस जगह का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, असल में यहाँ पर जो मालदीव्स है उनकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की कैपेबिलिटीज है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। और आपको पता ही इंडियन ओशन में चाइना और इंडिया के बीच में किस तरह का एक सिचुएशन रहती है, ठीक है। दोनों कंट्रीज कोशिश करते हैं कि जो भी इंडियन ओशन की कंट्रीज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाया जाए ताकि वो आपके तरफ की बात करें, ठीक है। इंडिया और मालदीव जो है इन्होंने एक पैक्ट साइन किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोस्ट गार्ड फैसिलिटी इन 2021। तो हमने मालदीव्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि आपकी कोस्ट गार्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जो भी बन पाएगा वो करेंगे। हमने उनको एक लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब ऑलमोस्ट एक लोन भी दे दिया था कि आपके डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए इतने पैसे का आपको जो भी सामान आप इंडिया से खरीद सकते हो, इंडिया से काम करवा सकते हो, ये पैसा आप हमको बाद में भी दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब ये जो हार्बर बन जाएगा ना, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मालदीव्स को अपनी कोस्ट गार्ड के शिप्स वगैरह जो उनकी रिपेयर के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ वहीं हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा फायदा जो मालदीव्स को यहाँ पर हम दे पाएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारी मेरीटाइम डिप्लोमेसी इन द इंडियन ओशन रीजन, ये पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो हमने इसको क्या कर दिया है कि बाकी कंट्रीज को हम बोलते हैं कि हम आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है सॉरी
आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हम वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। मतलब चाइना की तरह नहीं कि आपको एक डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा लेंगे कि बस हमसे पैसा ले लो और कुछ ऐसा बना दो आपकी कंट्री के लिए जो किसी काम का ना, और बाद में हम आपको फोर्स करें कि हमारा पैसा वापस करो। तो इंडिया कोशिश करे कि मतलब ऐसी चीज़ों पे फोकस किया जाए जो चीज़ें सच में अगली कंट्री को मदद कर सकती है। और मालदीव्स और हमारी तो हिस्ट्री भी रही है। अगर आप देखो 1988 इंडियन एयरफोर्स ने आर्मी के ट्रूप्स को मालदीव्स पहुंचाया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे एक मिलिट्री को एक तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। उस तख्ता पलट को रोका गया था और वहां की सरकार को एज इट इज एस्टैब्लिश करने में इंडिया ने बहुत मदद की थी मालदीव्स की, ठीक है। साथ में राजनाथ सिंह की जो विजिट थी, तो यहाँ पर जो फास्ट पेट्रोल वेसल होता है और एक लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जो है, ये भी हम लोग लेकर गए फॉर मालदीव्स। हम कोशिश करें कि पूरा इस कंट्री को हेल्प करें। आप देख सकते हो मालदीव्स की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए और इंडियन ओशन रीजन के लिए कितनी ज़्यादा है। तो इंडिया हर तरह से कोशिश करता है जो भी इंडिया से यहाँ पर बन पाए। मालदीव्स की कैपिटल है माले। एरिया अगर आप देखो तो बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर किलोमीटर में सारी कंट्री खत्म हो जाती है। इनकी करेंसी होती है मालदीवियन रुपया, ठीक है। आगे चलते स्टूडेंट्स आज की हमारी फोर्थ न्यूज़ पे। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने गोवा में होस्ट करी एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। इसमें पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर या फॉरेन मिनिस्टर जो भी बोलना चाहो, बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज, आप सोचोगे यहाँ पर 9 क्यों नहीं लिख रहे, ईरान भी तो है। देखो ईरान ना, अब ये जो जुलाई में लीडर्स की मीटिंग होगी एससीओ की, उस मीटिंग में ईरान फुल मेंबर बन जाएगा। अभी तक ईरान एक फुल मेंबर नहीं है, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ एससीओ, उनकी मीटिंग हुई गोवा में 4th एंड 5th ऑफ मई को। 2 दिन तक ये मीटिंग चली। इस मीटिंग, आप कह सकते हो कि इस मीटिंग से जो मेन लीडर समिट होना है जुलाई में, ठीक है, उसके लिए आप कह लो एक मतलब नींव रख दी गई है। सारी डिस्कशंस वगैरह होंगी कि लीडर समिट में क्या टॉपिक्स होंगे, किन चीज़ों पे बातचीत की जाएगी। जो जुलाई में लीडर समिट होगा उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्ट करेंगे। ये जो थीम था, इसका थीम है सिक्योर एससीओ, ठीक है। ये तो मतलब इंडिया का जो थीम है फॉर दी चेयरमैनशिप ऑफ एससीओ इन 2023, सिक्योर एससीओ, इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया ना असल में एससीओ का मेंबर 2017 में बना है। हमने और पाकिस्तान ने एक साथ ही इसको ज्वाइन किया है। इंडिया एक चीज को बहुत टाइम से पुश कर रहा है। देखो एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, रशियन और चाइनीज, हम मतलब मैंडरिन, ठीक है, और रशियन। हम चाहते हैं इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। इससे काफी सारी और कंट्रीज को, इंडिया को, पाकिस्तान को, काफी कंट्रीज को मदद हो सकती है। और कहीं ना कहीं एक ये भी डिस्कशन होती है कि मे बी फ्यूचर में इंडिया एससीओ का एक मेंबर रहे ना, क्योंकि हमको ना बहुत ज़्यादा फायदा एससीओ में रहकर मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। बाकी थोड़ा आपको एक अच्छे से मैप दिखा देता हूँ। देखो ये है एससीओ कंट्रीज। एससीओ कंट्रीज में आपको 8 मेंबर मिलेंगे। चाइना है, यहाँ पर रशिया है। उसके अलावा अगर आप देखो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती है ना, इसमें से 4 है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर इंडिया और पाकिस्तान। तो बस इंडिया पाकिस्तान हो गया, चाइना रशिया हो गया, और 4 हो गई ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उसके अलावा बहुत सारे ऑब्जर्वर स्टेट्स, डायलॉग पार्टनर्स, गेस्ट अटेंडीज ना, बिल्कुल अपडेटेड नहीं है। देखो गेस्ट अटेंडीज में यहाँ लिखा हुआ है यूएन, आसियान, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट, जैसे ऑब्जर्वर स्टेटमेंट से ईरान जो है वो उठ के जल्दी यहाँ पर आ जाएगा और वो 9वां मेंबर बन जाएगा। और बहुत जल्दी बेलारूस भी चाहता है कि वो भी एक एससीओ में बन जाए। पर स्टूडेंट्स ये भी एक रियलिटी है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इंडिया ही एससीओ छोड़ के चला जाए, क्योंकि इतना ज्यादा हमको फायदा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और जो हमारे रिलेशन है विद चाइना, विद पाकिस्तान, आपको पता है वो किस हालत में, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक मतलब समझाया जा रहा है कि एससीओ कैसे बना, किस तरह से इसकी फाउंडेशन रखी गई, ठीक है। किस तरह से इस मतलब धीरे धीरे कंट्रीज इसको ज्वाइन करती रही, स्ट्रांग हुआ। तो मतलब हमारे लिए एक साल इंपॉर्टेंट है जब 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक साथ इसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। आगे चलते आज की लास्ट न्यूज़। तो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने लॉन्च किया लोगो, मैस्कट, टॉर्च, एंथम, जर्सी ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 होंगी। 2023 में होस्ट करेगा इसको यूपी। आप कह सकते हो कि ये जो पिछले कोविड वाले टाइम थे ना, 2-3 साल, उसमें सारा स्पोर्ट्स का शेड्यूल खराब हो गया। धीरे धीरे इन चीज़ों को वापस से ट्रैक पे लाया जा रहा है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने लॉन्च किया ऑफिशियल लोगो, मैस्कट, टॉर्च, एंथम एंड जर्सी ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2022, ठीक है। असल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये जो चीज़ है, ये इनॉग्रेशन रखी गई इन लखनऊ। योगी आदित्यनाथ भी इस इवेंट में प्रेजेंट थे, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि मैं सारे एथलीट्स, कोच, ऑफिशियल सबको मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। थर्ड, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो यूपी होस्ट करेगा। तो देखो जो खेलो इंडिया ना, उसके लेवल होते हैं। खेलो इंडिया देखो एक तो होता है जो हम लोग देखते हैं खेलो इंडिया की गेम्स, वो होती हैं स्कूल लेवल पे, फिर एक होता है कॉलेज लेवल पे, और एक अलग से होता है यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। जो एक तो हम सुन रहे हैं खेलो इंडिया गेम्स, उसमें जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी स्टेट के तौर पे।
यूनिवर्सिटी गेम्स जो होती हैं उसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के तौर पे, समझ रहे हो? ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं तो यूपी असल में इस इवेंट को होस्ट करेगा फ्रॉम 25 ऑफ मई टू 3 ऑफ जून, ठीक है। 4000 से ज़्यादा एथलीट्स, 200 से ज़्यादा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ compete करेंगी, ठीक है। और वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ, इन सब जगह ये इवेंट्स रखे जाएंगे। जो ऑफिशियल लोगो है, ठीक है, ये असल में रिप्रेजेंट करता है रिच हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। मैस्कट का नाम है जीतू, आपको पता होना चाहिए मैस्कट क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, ये है जीतू, ठीक है। तो मैस्कट मतलब ऐसे एक कुछ भी कभी इसको किसी एनिमल से इंस्पायर होकर बना लेते हैं, कभी मतलब आप फीफा में देखोगे, कॉमनवेल्थ में देखोगे, सब में मैस्कट होता है। तो ये जो मैस्कट है इसका नाम है जीतू, मतलब कि जीतू असल में रिप्रेजेंट कर रहा है एक बारहसिंगा को, एक बहुत ही इनक्रेडिबल मैमल जो कि आपको इंडिया में काफी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मतलब जो भी इस गेम्स को लेके इंपॉर्टेंट चीज थी हमने डिस्कस कर ली। अब आप ये पीआईबी का आर्टिकल देख सकते हो, अनुराग ठाकुर और श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, लोगो, मैस्कट, टॉर्च, एंथम, जेंसी सब कुछ लॉन्च किया इन लखनऊ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज की इस क्लास में जितनी भी न्यूज़ वगैरह हमने डिस्कस करी, आई होप आपको समझ में लगी, आई होप ये न्यूज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।